हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 पर। तो आज हमारी पहली क्लास स्टार्ट होने वाली है सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। क्लास आपकी बायलिंगुअल रहेगी। जिस भी स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट है सेकेंड सेमेस्टर के अंदर या किसी अदर सेमेस्टर के अंदर भी आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आप इस क्लास को देख सकते हो बिना किसी झिझक के। बायलिंगुअल आपकी यहाँ पर क्लास रहने वाली है और आज हमारा जो है पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। यानी सोइल फर्टिलिटी क्या होता है और प्रोडक्टिविटी क्या होता है, किसे कहते हैं, उसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम जानने वाले हैं। आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 2 नंबर में डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि सोइल फर्टिलिटी क्या होती है या सोइल प्रोडक्टिविटी क्या होती है। देन एक इसी के साथ साथ क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देन अगर लॉन्ग फॉर्मेट में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो यहां से पूछा जाएगा सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोइल फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं, देन सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या डिफरेंस है। ये कंबाइन यहां पर जो है आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम यहां पर समझने वाले हैं। टॉपिक हमारा ऑलरेडी पता चल चुका होगा, सोइल फर्टिलिटी एंड जो है सोइल प्रोडक्टिविटी आपका रहने वाला है। तो सबसे पहले हम यहां पर जानेंगे सोइल फर्टिलिटी क्या होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो और इसके साथ ही साथ वीडियो को फटाफट जो है लाइक कर दो। आप लोगों की डिमांड की वजह से बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी, जिस वजह से ये सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब डेली आपको, डेली मतलब मंडे और ट्यूसडे, कल की क्लास जो हुई थी उसमें आपको टाइम टेबल प्रॉपर पता चल चुका होगा। मंडे और ट्यूसडे को 3 बजे आपको इसकी क्लास मिलेगी। ठीक है, ये आपका टाइम टेबल रहने वाला है इसी चैनल पर। चलिए, तो सोइल फर्टिलिटी किसे कहते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो पौधे होते हैं यानी जो प्लांट्स होते हैं या फिर कह लीजिए क्रॉप जो होती है ना, उन्हें जनरली क्या है सर्वाइव रहने के लिए या फिर कह लीजिए अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उन्हें मिट्टी से क्या लेना होता है, न्यूट्रिएंट्स उन्हें जो है चाहिए होते हैं। यानी कि जिन्हें हम इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स पौधे को कहाँ से मिलते हैं, मिट्टी से मिलते हैं। इसके साथ ही साथ आपका पौधा मिट्टी से जो है मॉइस्चर यानी कि पानी को भी मिट्टी से ही लेता है। देन इसके अलावा पौधे को सांस यानी ऑक्सीजन लेनी होती है तो वो भी क्या है, पौधा मिट्टी से ही लेता है। ये बात आप जनरली जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इस बात को समझ लीजिए कि प्लांट्स जो होते हैं वो आपके इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी से क्या करते हैं, अपटेक करते हैं, मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं। जिस समय वो जड़ के द्वारा पानी को लेते हैं, यानी मिट्टी है, मिट्टी के अंदर पानी है और पानी जो है आपका जनरली क्या है जड़ों के कांटेक्ट में है, तो जो पौधे की जड़ें होती हैं वो पानी को लेती हैं। उसी पानी के साथ वो न्यूट्रिएंट्स भी क्या है घोल बनकर या सॉल्यूशन के रूप में पौधे की बॉडी के अंदर जो है जाते हैं। ये बात आप सिंपल सी जानते होंगे, समझते भी होंगे। चलिए थोड़ा सा इसको जो है हम यहाँ पर डायग्राम से जो है हल्का सा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ऐसा मान के चलते हैं, ये क्या है आपका एक खेत है, फील्ड है। ठीक है, इस फील्ड के अंदर जनरली क्या है आपका, हम ज़्यादा फसलों को ना लेके हम एक क्रॉप को मान के चलते हैं। एक क्रॉप कह रहा हूँ, एक प्लांट को हम यहाँ पर जो है ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये क्या है, एक पौधा इसके अंदर लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका प्लांट इसके अंदर लगा हुआ है। देन इस पौधे को अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए होगा, जो इस पौधे को अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले तो वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, यानी पानी की आवश्यकता इसको होगी। इसके साथ ही साथ इस मिट्टी के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होगी। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पौधे को अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। यानी पौधों को जनरली क्या है आपके इसेंशियल, ठीक है, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स जानते होंगे ना, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स को फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपने फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा होगा। इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स है ना, जिसके अंदर 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स आपने पढ़े होंगे। 17 में से अगर मैं बात करता हूं तो 9 जो है आपके 17 में से, चलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए टोटल आपने यहाँ पर 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा होगा। इन 17 में से आपने
9 जो है वो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट पड़े होंगे। देन इसके अलावा बचे आपके 8 जो है वो आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ा होगा। यानी मैक्रो वो होते हैं जो पौधे को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, एंड माइक्रो वो होते हैं पौधे को जो कम मात्रा में यानी सूक्ष्म अमाउंट में चाहिए होते हैं, यानी 100 ppm से कम कंसंट्रेशन में चाहिए होते हैं। तो अगर मैं मैक्रो की यहाँ पर बात करता हूँ तो बताइए कौन कौन से आते हैं। तो इसके अंदर आपका CHO, देन इसके साथ ही साथ NPK है ना, देन इसके अलावा जो है आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड जो है सल्फर। ये 9 क्या है आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आ जाते हैं। देन माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है आपने पढ़ा होगा नाइस, बॉय, कोल्ड, मदर, ठीक है, मंजन क्यों फेंका, मंजन क्यों फेंका। यानी आपको ये मैंने ट्रिक बताई थी जिससे आप निकल, बोरॉन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, आयरन इससे याद रख सकते हैं। ये 8 क्या है आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट आ जाते हैं। तो पौधों को अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये आपके 17 के 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। अगर पौधे को ये 17 के 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं तो पौधा अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरी नहीं कर पाता है, या पौधा अपने लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर पाता है। और ये 17 के 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो हैं, इसमें से 3 को छोड़कर बाकी सभी के सभी इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स पौधा कहां से लेता है, मिट्टी से लेता है। 3 कौन से छोड़कर, 3 जो है आपके वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों को छोड़कर बाकी सभी के सभी जो है पौधा जनरली कहां से लेता है, मिट्टी से जो है आपका अपटेक करता है। तो मिट्टी क्या करती है, ये जो मिट्टी है ये जनरली क्या करती है, आपका नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, देन आपका कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, या फिर आपका निकल, क्लोरीन, बाकी के जो एलिमेंट हो गए वो क्या है पौधों को सप्लाई करती है। तो ये जो आपका न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की कैपेसिटी जो होती है मिट्टी की, इसी को हम क्या कहते हैं, आपका सोयल फर्टिलिटी कहते हैं। यानी कि मिट्टी जो है, मिट्टी की क्या कैपेसिटी है न्यूट्रिएंट को सप्लाई करने की, यानी कैपेसिटी ऑफ द सोयल टू सप्लाई इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप या प्लांट, उसी को हम क्या कह देते हैं, सोयल फर्टिलिटी कह देते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? चलो सिंपल वे में मैं आप लोगों को अब बताता हूँ, सिंपल सी डेफिनेशन बिल्कुल। यानी ये जो मिट्टी आप देख रहे हो, ये मिट्टी क्या करती है, पौधों को न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इस मिट्टी की कितनी कैपेसिटी है न्यूट्रिएंट को सप्लाई करने की पौधे को, वही क्या कहलाता है, सोयल फर्टिलिटी कहलाता है। उसी को हम क्या कह देते हैं, आपका सोयल फर्टिलिटी कह देते हैं। तो अगर आपको सोयल फर्टिलिटी की डेफिनेशन लिखनी है तो आप यहां पर लिख सकते हो कैपेसिटी, या फिर आप कह सकते हो एबिलिटी ऑफ द सोयल, ठीक है। कैपेसिटी कह लीजिए, एबिलिटी कह लीजिए, एबिलिटी ऑफ द सोयल, एबिलिटी ऑफ द सोयल टू सप्लाई, नोट कर लीजिए भाई, एबिलिटी ऑफ द सोयल टू सप्लाई इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अभी हिंदी वाले बच्चों को भी मिल जाएगा लिखा हुआ, डोंट वरी, परेशान ना हो, ठीक है। कि एबिलिटी ऑफ द सोयल टू सप्लाई इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स, फॉर इट्स, ठीक है, फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसी को हम क्या कह देते हैं, जनरली सोयल फर्टिलिटी कह देते हैं। यानी कि मिट्टी की न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की कैपेसिटी वही क्या कहलाती है, सोयल फर्टिलिटी कहलाती है। अब इसके अंदर ना हम 3 चीज़ें और ऐड ऑन करते हैं। वो ऐड ऑन क्या करते हैं भाई, न्यूट्रिएंट की यानी मिट्टी की न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की कैपेसिटी बात समझ में आई है, लेकिन मिट्टी जो न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही है वो सही अमाउंट में करनी चाहिए, यानी राइट टाइम पर और राइट अमाउंट पर और राइट प्रोपोर्शन में क्या है, उसे आपका न्यूट्रिएंट सप्लाई करना चाहिए। तो ये 3 चीजें आपको इसके अंदर और इंक्लूड करनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या है आपका, पहली बात तो राइट अमाउंट, राइट अमाउंट का मतलब क्या है, यानी जितने न्यूट्रिएंट पौधे को चाहिए, जितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट पौधे को चाहिए, न्यूट्रिएंट जो है पौधे को चाहिए, उतने मिट्टी जो है सप्लाई करने में एबल हो, या उसकी एबिलिटी
या क्षमता उसकी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम लोग हैं, हमें जनरली क्या है 4 रोटी चाहिए, 4 रोटी से क्या है हमारा जो हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो पूरा हो जाएगा। जस्ट एग्जांपल के लिए, तो वो 4 रोटी हमारे बॉडी के न्यूट्रिशन को पूरा कर दे, ये उनके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो पूरी नहीं कर पा रही तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगी। तो वही सीन यहाँ पर भी है कि जो मिट्टी है, जितना पौधे को न्यूट्रिएंट चाहिए उतना राइट अमाउंट में जो है सप्लाई करने में एबल होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ राइट प्रोपोर्शन, राइट प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए भाई अभी राइट प्रोपोर्शन, ठीक है, राइट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, यानी कि जैसे पौधे को मान लीजिए एनपीके चाहिए, ठीक है, तो ये जो एनपीके है ये जनरली क्या है प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए। कहने का मतलब ऐसा ना हो कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मिल गया पौधे को, फास्फोरस कम मिल गया, पोटेशियम आपका मीडियम मिल गया, नहीं, जितना इनका प्रोपोर्शन होना चाहिए तो राइट प्रोपोर्शन में क्या है ये आपके पौधे को मिलने चाहिए। देन आपका राइट टाइम पर मिलना चाहिए, राइट टाइम पर यानी सही समय पर मिलना चाहिए। आपको भूख अगर अभी लगी है तो अभी के अभी आपको खाना मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी भूख आपको लगी है, खाना मिल रहा है आपको काफ़ी टाइम बाद, जब तक आपके जान प्राण जो है सब कुछ निकल गए, तो वो सीन नहीं चलेगा। तो यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हो कि मिट्टी की एबिलिटी या फिर कह लीजिए मिट्टी की कैपेसिटी इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की पौधों को एट अ राइट अमाउंट, राइट प्रोपोर्शन एंड राइट टाइम, वही आपका क्या कहलाता है, सोइल फर्टिलिटी कहलाता है। तो किसी भी तरीके से आप सोइल फर्टिलिटी को डिफाइन कर सकते हो, यानी आप सोइल फर्टिलिटी को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, यानी एबिलिटी ऑफ द सोयल, ठीक है, एबिलिटी ऑफ द सोयल, एबिलिटी ऑफ द सोयल टू सप्लाई इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, ठीक है, टू सप्लाई इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट, टू द प्लांट। लिख लीजिए भाई सभी बच्चे इसको, एबिलिटी ऑफ द सोइल टू सप्लाई इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट टू द प्लांट, ठीक है, एट द इन द, ठीक है, एट द नहीं, इन द राइट अमाउंट, राइट अमाउंट यानी राइट अमाउंट में। देन नेक्स्ट क्या बोला था मैंने, राइट प्रोपोर्शन, राइट प्रोपोर्शन, राइट प्रोपोर्शन एंड राइट टाइम, एंड राइट टाइम, एंड राइट टाइम फॉर द ग्रोथ, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, आप ऐसा लिख सकते हो। तो ये भी क्या है आपकी एक डेफिनेशन यहाँ पर बन जाती है सोइल फर्टिलिटी की। आई होप अब आपको सोइल फर्टिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अब देखिए यहाँ पर सोइल फर्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द सोइल टू सप्लाई इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट इन द राइट अमाउंट, राइट प्रोपोर्शन एंड राइट टाइम फॉर द ऑप्टिमम ग्रोथ, यानी कि फसल की या पौधे की प्रॉपर ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए राइट अमाउंट में, राइट प्रोपोर्शन में, राइट रेशियो में क्या है आपका न्यूट्रिएंट को सप्लाई करना, वो मिट्टी की एबिलिटी जो है वही क्या कहलाती है, सोइल फर्टिलिटी आपकी कहलाती है। और ये जो सोइल फर्टिलिटी होती है ये एक तरीके की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब यानी ये इसे विरासत में मिला होता है, ठीक है, जैसे हमारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या हमारे अंदर जो जीन है वो जनरली क्या है हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं, हमें अपने माता पिता से मिले हैं, या जैसे जमीन जायदाद भी हमें क्या है अपने पूर्वजों से मिली होती है, विरासत में मिली होती है, जो हम खुद कमाते हैं वो नहीं, जो हमें विरासत में मिली होती है, तो वो इनहेरेंट कहलाती है, आप ऐसा कह सकते हो। यानी कि वो क्या है आपके माता पिता से आपको मिली है या आपके माता पिता से आपके अंदर आई है, या फिर कह लीजिए खासकर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, सोइल फर्टिलिटी रेफर्स टू द इनहेरेंट एबिलिटी ऑफ द सोइल टू सपोर्ट प्लांट ग्रोथ फॉर सप्लाइंग एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, यानी सोइल फर्टिलिटी क्या है आपकी एक तरीके से इनहेरेंट एबिलिटी होती है। कहने का मतलब जिस चीज से मिट्टी बनी होती है, लाइक पेरेंट मटेरियल जो होता है उससे मिट्टी बनी होती है, तो वहीं से क्या है वो आपकी एबिलिटी मिट्टी के अंदर आती है न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की, या वो न्यूट्रिएंट्स जो है मिट्टी के अंदर वहीं से आते हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं। हालांकि अब ये कॉन्सेप्ट आपका नहीं रहा है, सोइल फर्टिलिटी को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। तो जनरली आप इस तरीके से सोइल फर्टिलिटी को क्या है डिफाइन कर सकते हो।
आप यहाँ पर एक और डेफिनेशन सिंपल सी जो है छोटी सी लिख सकते हैं, वो क्या है आपका, देखिए सोयल कैपेसिटी। सोयल कैपेसिटी यानी कि सोयल फर्टिलिटी क्या होता है, मिट्टी की कैपेसिटी होती है। किस चीज की कैपेसिटी होती है, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की, यानी कैपेसिटी ऑफ द सोयल टू सप्लाई इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप या फिर प्लांट, वही आपका क्या कहलाता है, सोयल फर्टिलिटी कहलाता है। अब मुझे नहीं लगता किसी को भी भाई डाउट होना चाहिए, लगभग जो है मैंने मान लो 10 से 15 मिनट का टाइम शायद जो है आपको जस्ट डेफिनेशन समझाने में ही लगा दिया है ना। तो सभी को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो यार, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, बहुत काम आएगा आपके ये जो है चैनल। पुरानी और सेमेस्टर और जो सब्जेक्ट की क्लासेस हैं वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो भाई इस चैनल पर जाना और वीडियो सेक्शन के अंदर जाना, यहाँ पर देखो आपको ये क्लासेस जो है एंटोमोलॉजी या फिर आपका सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सोइल फर्टिलिटी के टाइप्स के बारे में। तो सोइल फर्टिलिटी आपकी बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं। एक है इनहेरेंट और नेचुरल सोइल फर्टिलिटी, दूसरी होती है आपकी एक्वायर्ड फर्टिलिटी। अब इनके नाम से ही आपको यहाँ पर पता चल चुका, इनहेरेंट का मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। इनहेरेंट का मतलब होता है जो आपके माता पिता से आपके अंदर आया है, यानी यहाँ पर इनहेरेंट और नेचुरल फर्टिलिटी का मतलब क्या है, देखो मिट्टी आपकी किससे बनी है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा। मिट्टी बनती है जो आपके रॉक्स या चट्टाने होते हैं, उनकी वेदरिंग होती है, उससे बनता है पेरेंट मटेरियल, और उस पेरेंट मटेरियल से फिर क्या है आपका आगे चल के मिट्टी का निर्माण होता है, मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। तो उस पेरेंट मटेरियल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वही न्यूट्रिएंट्स क्या है सोइल के अंदर भी आते हैं। तो ये जनरली क्या है, मिट्टी का जो उत्पत्ति हुई है बाय बर्थ क्या है उसके अंदर आया है, तो इसीलिए इसको हम इनहेरेंट या नेचुरल फर्टिलिटी भी इसको कह देते हैं। हमने कुछ नहीं किया उसके अंदर, वो नेचर उसके अंदर जो है वो फर्टिलिटी आपकी आई है। नेक्स्ट आपका एक्वायर्ड फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है हम मिट्टी के अंदर क्या है मैन्योर ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं या सिंचाई वगैरह करते हैं, तो उससे क्या है मिट्टी आपकी फर्टाइल बन जाती है, यानी मिट्टी जो है उसकी एबिलिटी हो जाती है कि उसके अंदर जो आपके न्यूट्रिएंट्स अनअवेलेबल फॉर्म में है वो अवेलेबल फॉर्म में क्या है पौधे को हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, एक्वायर्ड फर्टिलिटी जो है बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फर्टिलिटी जो है आपकी दो प्रकार की होती है। तो नेचुरल और इनहेरेंट फर्टिलिटी का मतलब क्या है, यानी ये फर्टिलिटी जो है आपकी कह लीजिए मिट्टी के अंदर बाय बर्थ होती है। बाय बर्थ का मतलब यानी जब उसका जन्म होता है या जब उसकी उत्पत्ति होती है वहीं से क्या है उसे ये फर्टिलिटी आपकी मिलती है, उर्वरता ये आपकी मिट्टी को वहीं से मिलती है। जनरली खासकर अगर मैं बात करता हूँ जो पेरेंट मटेरियल होता है, ठीक है, जो पेरेंट मटेरियल या जिसे आप क्या कहते हो पैतृक पदार्थ कहते हैं, या फिर जो सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस होते हैं, ठीक है, सोइल फॉर्मेशन जब होता है, सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस कह लीजिए या आप कह लीजिए सोइल फॉर्मेशन, यानी मिट्टी का जब निर्माण होता है तो मिट्टी के निर्माण के समय ही जनरली क्या है उसके अंदर न्यूट्रिएंट जो है आपके ऐड होते हैं, न्यूट्रिएंट जो सोइल के अंदर ऐड होते हैं जो कि जनरली क्या है पौधों को अवेलेबल होते हैं, ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, नेचुरल और इनहेरेंट फर्टिलिटी कहलाती है। यानी ये पौधे ये मिट्टी के अंदर क्या है नेचुरल ही आती है, इंसानों का यहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। देन अगर एक्वायर्ड फर्टिलिटी की बात करें तो ये आपका जनरली जो है नोट बाय बर्थ, यानी ये मिट्टी के अंदर क्या है जन्म से ही नहीं होती, यानी कि जब उत्पत्ति उसकी होती है या जब उसका निर्माण होता है तब से ये नहीं होती है। ये जनरली क्या है ह्यूमन इंटरवेंशन। ह्यूमन इंटरवेंशन का मतलब यानी यहाँ पर क्या है आपका इंसानों का हस्तक्षेप होता है, इंसानों की वजह से क्या है आपकी ये फर्टिलिटी जो है आपकी मिट्टी के अंदर आती है, इसी को हम एक्वायर्ड फर्टिलिटी कहते हैं। एक्वायर्ड का मतलब यानी किसी की वजह से वो हमें क्या है आपकी मिली है, हमने उसको अडॉप्ट किया है, एक्वायर्ड किया है, ठीक है। तो यानी कि जो है इसमें जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन इंटरवेंशन के द्वारा, तो जैसे कौन कौन से आपके ऐसे प्रोसेस हैं, लाइक मैन्योरिंग, यानी जब हम क्या करते हैं मिट्टी के अंदर खाद को मिलाते हैं, या फिर लाइक जब मिट्टी के अंदर हम क्या करते हैं फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं मिट्टी के अंदर जो है इरिगेशन यानी सिंचाई करते
करते हैं। तो ये आपके ऐसी कह लीजिए एक तरीके से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है जिसके थ्रू क्या है मिट्टी के अंदर जो है फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है या मिट्टी फर्टाइल आपकी बनती है। तो वो क्या कहलाती है, आपकी एक्वायर्ड फर्टिलिटी कहलाती है। बात समझ में आ चुकी है भाई, क्लियर है? हाँ, एक चीज आप में से बहुत सारे बच्चों को हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के मन में एक चीज चल रही हो, वो क्या चीज चल रही होगी कि जनरली जो है आपका देखो एक आपकी ये खेत है, यानी कि ये मिट्टी आपकी है। इस खेत के अंदर क्या है आपका हम एक तरीके से ऐसा मान के चलते हैं कि इस खेत के अंदर क्या है आपका ये पौधा लगा हुआ है। इस खेत के अंदर क्या है ये आपका प्लांट लगा हुआ है। देन इस मिट्टी के अंदर क्या है आपके न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल है, यानी इस मिट्टी के अंदर क्या है आपके न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल हैं। बट वो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, जैसे नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर आपका सल्फर या फिर निकल, क्लोरीन, ये जनरली क्या है न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल हैं। बट ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये पौधे को अवेलेबल नहीं है, यानी पौधे को क्या है ये नहीं मिल पा रहे हैं। तो हम ऐसी सोयल को फर्टाइल सोयल नहीं कहेंगे। मैंने ऑब्वियस सी बात है पहली डेफिनेशन में ही आपको ये बताया, एबिलिटी ऑफ द सोयल टू सप्लाई एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ये जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है ये पौधे को मिलने चाहिए। मिट्टी के अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो न्यूट्रिएंट्स पौधों को सप्लाई कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं सोइल फर्टिलिटी बोलेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। इस बात को ध्यान में आप लोग रखोगे, कंफ्यूजन कभी आप लोगों के माइंड में इस चीज का हो। चलो अब अंतर को हम यहां पर देख लेते हैं। देखिए फर्टिलिटी प्रेजेंट इन सोइल बाय नेचर, यानी कि ये जो फर्टिलिटी होती है बाय नेचर क्या है मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसे नेचुरल फर्टिलिटी या इनहेरेंट फर्टिलिटी कहते हैं। ये बाय बर्थ क्या है मिट्टी को मिलती है, यानी पेरेंट मटेरियल या सोइल फॉर्मेशन जब होता है तो उस समय क्या है मिट्टी के अंदर ये आती है। ये जनरली क्या है ह्यूमन एक्टिविटीज या ह्यूमन इंटरवेंशन के द्वारा क्या है मिट्टी के अंदर ये फर्टिलिटी आती है, जैसे कि मैन्योरिंग, इरिगेशन या फर्टिलाइजेशन। तो ये जनरली क्या है आपका एक्वायर्ड फर्टिलिटी कहलाती है। अब बात आ जाती है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सोइल फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो सोइल फर्टिलिटी को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। मेरे पीछे आप यहां पर फैक्टर्स को देख रहे होंगे। तो सोइल टेक्सचर यानी मृदा कणाकार हो गया, सोइल स्ट्रक्चर यानी मृदा संरचना हो गया, बायोलॉजिकल एक्टिविटी यानी जैविक क्रियाएं हो गया, कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी यानी कि कटायन विनिमय क्षमता होगी, सोइल रिएक्शन यानी मृदा पीएच हो गया, क्लाइमेट जलवायु होगी, सोइल ऑर्गेनिक मैटर यानी कि मृदा कार्बनिक पदार्थ हो गया। ये सारे के सारे जनरली क्या करते हैं मिट्टी की यानी सोइल की फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। चलिए एक एक करके जो है इसको समझते हैं कि ये किस तरीके से मिट्टी को फर्टिलिटी लेवल को अफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सोइल टेक्सचर के बारे में या मृदा कणाकार के बारे में। अब ये मत कह देना यार प्लीज कि सर सोइल टेक्सचर क्या होता है या सोइल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमें नहीं पता है। तो अगर ये तुम्हें नहीं पता है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये सारी चीजें आपने बीएससी एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट सेमेस्टर था फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस के अंदर आपने पढ़ा होगा। सोइल टेक्सचर क्या होता है, सोइल स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने यूट्यूब पर भी आप लोगों को पढ़ाया था। अगर कॉलेज में आप लोगों ने नहीं पढ़ा था तो यूट्यूब पे मेरे साथ आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो भाई पहले अपना ये बेसिक क्लियर करके आओ। मैंने पहले से ही आपको स्टार्टिंग से ही कहते आ रहा हूँ कि बीएससी एग्रीकल्चर का फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, ये दोनों सेमेस्टर ऐसे हैं जहाँ पर फंडामेंटल्स आपके सब्जेक्ट है। अगर फंडामेंटल्स आपका क्लियर नहीं हुआ यानी बेसिक अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप पूरी बीएससी को सही से नहीं समझ पाओगे और आपके मार्क्स जो है ना वो सिर्फ पासिंग मार्क्स के बराबर ही आएंगे, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। ये नेगेटिविटी मैं नहीं फैला रहा हूँ, ये सही बात है, ये सच है ना। तो सोइल टेक्सचर क्या होता है इस बात को आप लोग जो है पढ़ेंगे। अगर नहीं पता, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हालांकि मैं बता देता हूं सोइल टेक्सचर क्या होता है थोड़ा सा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट तो मैं समझा नहीं पाऊंगा। जो सैंड, सिल्ट और क्ले, ये तीन आपके सोइल पार्टिकल्स होते हैं। तो सैंड, सिल्ट और क्ले का जो रेशियो होता है या प्रोपोर्शन होता है या परसेंटेज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं सोइल टेक्सचर कहते हैं। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, जिनको थोड़ा बहुत भूल चुके हैं उन्हें याद आ चुका होगा। तो अगर सोइल टेक्सचर की बात मैं करता हूं तो मान लीजिए अगर जनरली क्या है सैंडी टेक्सचर है, तो सैंडी टेक्सचर अगर होगा तो मिट्टी जनरली कैसी होगी, लो फर्टाइल होगी, यानी उसकी फर्टिलिटी लेवल क्या होगा आपका लो होगा। फर्टिलिटी
लो फर्टिलिटी क्या है उसकी देखने को मिलेगी। रीजन क्या है, क्योंकि जो सैंडी टेक्सचर होगा वो न्यूट्रिएंट्स को होल्ड नहीं कर पाता है, वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाता है, जिससे वो मिट्टी का जो फर्टिलिटी लेवल होगा वो क्या होगा, लो होगा। देन अगर मैं क्ले टेक्सचर की बात करता हूँ तो जो क्ले टेक्सचर होगा उसकी जो फर्टिलिटी होगी वो जनरली कैसी होगी, हाई फर्टिलिटी होगी। यानी कि वो मिट्टी कैसी होगी, जनरली हाई फर्टिलिटी उसके अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि उसकी कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उसके अंदर न्यूट्रिएंट होल्डिंग करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उसके अंदर वाटर होल्डिंग करने की कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये आपका सोयल टेक्सचर हो गया। देन अगर मैं बात कर लेता हूँ सोयल स्ट्रक्चर की। सोयल स्ट्रक्चर जनरली क्या होता है, यानी वही आपके सैंड, सिल्ट, क्ले, ये आपके प्राइमरी सोयल पार्टिकल्स हैं। जो एग्रीगेट होते हैं वो आपके सेकेंडरी सोयल पार्टिकल्स हैं। तो प्राइमरी सोयल पार्टिकल्स और सेकेंडरी सोयल पार्टिकल्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, किस तरीके से वो अरेंज है, यानी अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी सोयल पार्टिकल्स एंड सेकेंडरी सोयल पार्टिकल्स, वो आपका क्या कहलाता है, सोयल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो सोयल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि आपका प्लेट लाइक, ठीक है, प्लेट लाइक सोयल स्ट्रक्चर की बात करूं या ब्लॉक लाइक सोयल स्ट्रक्चर की बात करूं, तो ये जनरली क्या आपका, फॉर एग्जांपल के लिए प्लेट लाइक सोयल स्ट्रक्चर है तो इसकी क्या है, लो फर्टिलिटी देखने को मिलती है। यानी कि ये जनरली क्या है, लो फर्टाइल जो है आपका होता है। कारण क्या है, इसके अंदर गुड ड्रेनेज देखने को नहीं मिलता है, एरेशन क्या है आपका अच्छा नहीं पाया जाता है। देन अगर मैं वहीं पर बात करता हूँ आपका स्पिरोडल लाइक जो है सोयल स्ट्रक्चर होता है, या फिर जिसे हम ग्रैनुलर एंड क्रम्बी कहते हैं, ठीक है, ग्रैनुलर एंड जो है क्रम्बी सोयल स्ट्रक्चर जो होता है, क्रम्बी सोयल स्ट्रक्चर जो होता है, इसकी फर्टिलिटी क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। यानी हाई फर्टिलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रॉपर एरेशन आपका क्या है देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी इसके अंदर देखने को मिलती है। न्यूट्रिएंट क्या है, ईजिली पौधे को अवेलेबल हो जाते हैं, तो इसके अंदर क्या है आपकी फर्टिलिटी हाई होती है। तो ये दो फैक्टर हो गए। नेक्स्ट आपका आ जाता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब, यानी कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मिट्टी के अंदर आपके बैक्टीरिया होते हैं। देन इसके साथ ही साथ मिट्टी के अंदर आपके एक्टिनोमाइसिट्स पाए जाते हैं, ये भी एक तरीके के बैक्टीरिया ही होते हैं। देन आपकी जो है फंजाई पाई जाती हैं, यानी कि ये जनरली क्या है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये क्या है आपके मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर अर्थवॉर्म भी वो भी एक आपका ऑर्गेनिज्म है जो मिट्टी के अंदर पाया जाता है और किसान का दोस्त भी कहा जाता है। तो ये जनरली क्या करते हैं, जो आपके अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो मिट्टी के अंदर पौधे में अनअवेलेबल फॉर्म में है, यानी कि ये मिट्टी को अवेलेबल नहीं होते हैं, उसको अवेलेबल फॉर्म में क्या करते हैं आपका कन्वर्ट करते हैं, यानी पौधे को अवेलेबल फॉर्म में जो है प्रोवाइड करवाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये जनरली क्या है आपका बायोलॉजिकल एक्टिविटी अगर क्या है मिट्टी के अंदर ज़्यादा है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिट्टी के अंदर ज़्यादा है, तो इसका मतलब मिट्टी के अंदर कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स भी क्या है आपके ज़्यादा होंगे। इसके साथ ही साथ मिट्टी के अंदर डीकम्पोजिशन जो है, मिट्टी के अंदर डीकम्पोजिशन भी क्या है आपका फास्ट होगा। और अगर मैं कहूँ अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट से अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं मिनरलाइजेशन। यानी मिनरलाइजेशन जो प्रोसेस है वो मिट्टी के अंदर जनरली क्या चलेगा आपका हाई स्पीड से चलेगा, जिससे मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या है आपके अवेलेबल होंगे पौधे को। अब यही बात देखो, अब मैं फिर से कहूँगा ये मिनरलाइजेशन क्या होता है, डीकम्पोजिशन क्या होता है, अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट्स, अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें बेटा आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ी होंगी, तो उसको ध्यान से अच्छे से आपको पढ़ लेना है। अब बात आ जाती है कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी किसे कहते हैं। हालांकि कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी आपने सोइल फर्टिलिटी फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस के अंदर आपने पढ़ा होगा, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि ये आपका क्ले पार्टिकल हो गया। अब आपको पता है क्ले पार्टिकल्स कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये जनरली क्या करेंगे कटायंस को, यानी कि जैसे कैल्शियम 2 पॉजिटिव हो गया, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हो गया, देन आपका पोटेशियम पॉजिटिव हो गया, इसके साथ ही साथ आपके यहाँ पर जो है अमोनियम हो गया, ठीक है। यानी इनको जनरली क्या करेंगे, जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपका क्ले पार्टिकल है वो अपने ऊपर क्या कर लेंगे, चिपका लेंगे, यानी एड्जॉर्ब कर लेंगे, क्या करेंगे एड्जॉर्प्शन हो जाएगा। देन इसी तरीके से आपको पता है मिट्टी में क्या है आपका वाटर भी प्रेजेंट है, यानी ये जनरली क्या है वाटर भी प्रेजेंट है, तो इस वाटर के अंदर भी क्या है आपके न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, यानी इस वाटर के अंदर भी क्या है सेम न्यूट्रिएंट्स आपके देखने को मिलेंगे। कैल्शियम 2 पॉजिटिव हो गया, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हो गया, देन आपका पोटेशियम हो गया, पोटेशियम पॉजिटिव हो गया, इसके अलावा
अमोनियम आयंस आपके हो गए, ये भी आपके यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये क्या है, पानी के अंदर घुले हुए हैं, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, सोयल सॉल्यूशन कहेंगे। ये जनरली क्या है, सोयल सॉल्यूशन रूप में प्रेजेंट है। और आपको पता है पौधा इसी रूप में क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करता है, इसी रूप में क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करता है। तो पौधा जब इनको अपटेक कर लेगा तो यहाँ पर कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तब जनरली क्या होंगे, ये जो न्यूट्रिएंट्स आपके इसके ऊपर चिपके हुए हैं, यानी ये जो न्यूट्रिएंट्स आपके इसके ऊपर चिपके हुए हैं वो आपके क्या है, मिट्टी के अंदर आ जाएंगे। अगर मिट्टी के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या है, आपके क्ले पार्टिकल के ऊपर जाकर चिपक जाते हैं। इसी को यानी कि यहाँ पर देखिए क्ले पार्टिकल और सोइल सॉल्यूशन के बीच में क्या है, कटायंस का एक्सचेंज हो रहा है। इसी को हम कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है बोल देते हैं, यानी कितनी क्षमता है एक्सचेंज, कटायन को एक्सचेंज करने की, वो आपकी कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहलाती है। तो कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी से होता क्या है, जो लीचिंग के द्वारा न्यूट्रिएंट का लॉस होता है वो नहीं होता है, और इससे आपकी मिट्टी में न्यूट्रिएंट की एबिलिटी बनी रहती है, यानी मिट्टी क्या है, आपकी फर्टाइल मानी जाती है। तो अगर कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या है, सोयल की हाई है, यानी कि उसकी फर्टिलिटी लेवल क्या है आपका, आप ऐसा कह सकते हो, वो भी जनरली क्या है, हाई है। बात समझे। नेक्स्ट यहाँ पर आपका आ जाता है सोयल रिएक्शन, यानी कि आपको सोयल रिएक्शन का मतलब है यहाँ पर सिंपल सा सोयल पीएच से, अगर पीएच जनरली क्या है 6.5 से 7.5 है, तो ये आपका एक ऐसा पीएच है जिसपे मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स क्या है, अवेलेबल होते हैं। अगर पीएच बहुत कम हुआ या बहुत ज़्यादा हुआ तो न्यूट्रिएंट्स की एबिलिटी कम हो जाएगी, यानी मिट्टी की फर्टिलिटी गिर जाएगी। नेक्स्ट आपका क्लाइमेट यानी जलवायु आ जाती है। तो क्लाइमेट या जलवायु की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे कि आपकी रेनफॉल, यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, आपकी हाई बारिश होती है, यानी रेनफॉल बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो रेनफॉल अगर ज़्यादा होगी तो वहाँ पर जनरली क्या है, आपका जो लीचिंग होगा, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स आपके मिट्टी के अंदर होंगे उनका लीचिंग ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से मिट्टी की फर्टिलिटी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्लाइमेट भी कहीं ना कहीं क्या करता है, आपका सोइल फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। हालांकि क्लाइमेट जो है सोइल प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा अफेक्ट करता है, सोइल फर्टिलिटी को कम अफेक्ट करता है, बट करता है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आपका आ जाता है ऑर्गेनिक मैटर। सोइल ऑर्गेनिक मैटर का मतलब आप जानते हैं, यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जब वो मर जाते हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है और उससे फिर क्या बनता है, आपका ऑर्गेनिक मैटर बनता है, जो बाद में चल के ह्यूमस के अंदर कन्वर्ट होता है। तो मिट्टी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो जनरली क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ऐड करता है, यानी सोइल के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, ये आपके ऐड करते हैं, चाहे वो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट हो या फिर आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, यानी मैक्रो एंड माइक्रो, ठीक है, मैक्रो एंड जो है आपके माइक्रो, दोनों तरीके के न्यूट्रिएंट्स को क्या है मिट्टी के अंदर ऐड ऑन करते हैं। इसी के साथ ही साथ मिट्टी की कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। देन आपका मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी क्या कर देते हैं, ये बढ़ा देते हैं। यानी अल्टीमेट अगर देखा जाए मिट्टी के अंदर अगर ऑर्गेनिक मैटर जनरली क्या है आपका ज़्यादा है, मिट्टी के अंदर अगर ऑर्गेनिक मैटर क्या है आपका ज़्यादा है, तो मिट्टी की फर्टिलिटी जो है वो भी आपकी बेसिकली क्या होती है, हाई होती है, ज़्यादा होती है। बात समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आपका आ जाता है मॉइस्चर कंटेंट। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि जो आपके प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए ये आपका प्लांट है, ये जो प्लांट है ये फिर आपका सोयल से न्यूट्रिएंट का अपटेक करता है, यानी न्यूट्रिएंट को लेता है। वो बेसिकली किस रूप में लेता है, तो सोयल सॉल्यूशन के रूप में लेता है। सोयल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यानी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिट्टी में जो पानी होता है उसके अंदर घुल जाते हैं, तो वो आपका सोयल सॉल्यूशन कहलाता है। यानी कि आपका H2O प्लस जो है आपका न्यूट्रिएंट, ठीक है, डिजोल्व न्यूट्रिएंट, ये आपका क्या है, सोयल सॉल्यूशन होता है। तो जब पौधा पानी को लेता है उसी के साथ वो न्यूट्रिएंट भी लेता है। तो अगर मिट्टी के अंदर मॉइस्चर होगा, ऑप्टिमम मॉइस्चर होगा, जो कि मॉइस्चर पौधे को अवेलेबल है, तो न्यूट्रिएंट्स भी क्या है मिट्टी को पौधे को अवेलेबल होंगे। अगर मॉइस्चर नहीं हुआ तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं होंगे और ना ही पौधा क्या है उनका अपटेक कर पाएगा, ना ही उनको ले पाएगा, ठीक है। तो ऑप्टिमम सोयल मॉइस्चर होना मिट्टी के अंदर जरूरी है। अगर ऑप्टिमम मॉइस्चर हुआ तो जनरली क्या है, फर्टिलिटी जो है वो आपकी क्या होगी, हाई होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये आपका यहाँ पर सोइल फर्टिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। सोइल फर्टिलिटी क्या होती है, देन उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, देन इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोइल फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं।
अब यहाँ पर हम बात करते हैं सोयल प्रोडक्टिविटी के बारे में। सोयल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, चलिए इसके बारे में जो है हम यहाँ पर जानते हैं। यानी सोयल फर्टिलिटी का तो मतलब हमने समझ लिया। अगेन भाई हम यहाँ पर एक खेत लेते हैं, यानी जैसे हमने मान लिया ये आपका क्या है, खेत हो चुका है, फील्ड है। इस फील्ड के अंदर जो है आपका ये पौधा लगा हुआ है। इस फील्ड के अंदर क्या है, आपका जो है ये प्लांट जो है बेसिकली लगा हुआ है। ठीक है, एक मिनट भाई, पौधे को मैं बना देता हूं, आप लोग भी सभी बना लीजिए। और प्लीज़ सभी बच्चे एक बार जो है सेशन को लाइक कर देंगे जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है। ये आपका क्या है, प्लांट इसके अंदर लगा हुआ है। अब जनरली क्या है, ये प्लांट्स आपका जो लगा हुआ है ये क्या करेगा, न्यूट्रिएंट जो मिट्टी के अंदर होंगे, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये मिट्टी क्या करेगी, इन न्यूट्रिएंट्स को पौधे को सप्लाई करेगी। यानी मिट्टी के न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की कैपेसिटी तो आपकी सोयल फर्टिलिटी कहलाती है, जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं, ये जो मिट्टी है इसका इल्ड प्रोड्यूस करने की कितनी क्षमता है, यानी ये जो सोयल आप देख रहे हो या जो खेत देख रहे हो, इस खेत से कितना उत्पादन आप ले सकते हैं, या ये खेत कितना क्रॉप इल्ड प्रोड्यूस कर सकता है, कितना उत्पादन प्रोड्यूस कर सकता है, कितना कह लीजिए एक तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन आपका कर सकता है, तो वो क्या कहलाता है, सोयल प्रोडक्टिविटी कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लेते हैं ये जो मिट्टी है ये आपकी जनरली क्या फर्टाइल है, यानी न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करने में क्या है ये एबल है। बट क्या किया हमने, मान लीजिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है वो ठीक से नहीं की, मान लीजिए पानी सही समय पे नहीं लगाया, अगर इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज आपके खेत के अंदर लग रहे हैं वो हमने सही से मैनेजमेंट उसका नहीं किया, तो क्या हमें हाईएस्ट यील्ड मिल पाएगा, क्या हमें अच्छा उत्पादन मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। यानी कि सोयल प्रोडक्टिविटी जो होता है वो जनरली सोयल फर्टिलिटी के साथ साथ क्रॉप मैनेजमेंट पर भी डिपेंड करता है। यानी हमने फसल का प्रबंधन किस तरीके से किया, फसल का मैनेजमेंट किस तरीके से किया। अगर हमने फसल की देखरेख अच्छे से की है तो ऑब्वियस सी बात है सोयल फर्टिलिटी तो होगी, इसके साथ ही साथ हमने उसका प्रबंधन भी अच्छे से किया, देखरेख भी अच्छे से की है, तो जनरली क्या हमें उत्पादन यहाँ पर ज्यादा मिलेगा। तो सोयल प्रोडक्टिविटी का या मृदा उत्पादकता का मतलब क्या होता है, मिट्टी की उत्पादन करने की क्षमता, मिट्टी की उत्पादन करने की क्षमता, वही आपका क्या कहलाता है, सोयल प्रोडक्टिविटी कहलाता है। यानी आप ऐसा लिख सकते हो, कैपेसिटी ऑफ द सोयल, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द सोयल, कैपेसिटी ऑफ द सोयल टू प्रोड्यूस, कैपेसिटी ऑफ द सोयल टू प्रोड्यूस क्रॉप इल्ड, टू प्रोड्यूस क्रॉप इल्ड, टू प्रोड्यूस क्रॉप इल्ड, ठीक है, टू प्रोड्यूस क्रॉप इल्ड अंडर प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, अंडर प्रॉपर मैनेजमेंट, अंडर प्रॉपर क्रॉप मैनेजमेंट, ठीक है, क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट, तो वही आपका क्या कहलाता है, सोयल प्रोडक्टिविटी कहलाता है। यानी कि मिट्टी की उत्पादन करने की क्षमता, हमने क्या किया, इस मिट्टी के अंदर जो फसल को उगाया, जो क्रॉप को उगाया, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया, मैनेजमेंट करने के बाद इस मिट्टी की उत्पादन करने की जो क्षमता होती है वही आपका क्या कहलाता है, सोयल प्रोडक्टिविटी कहलाता है। यानी सोयल प्रोडक्टिविटी के अंदर सोयल फर्टिलिटी तो इंक्लूड है ही है, प्लस हमने क्या किया, इसके अंदर मैनेजमेंट को भी ऐड ऑन किया है, तो ये आपका सोयल प्रोडक्टिविटी कहलाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सोयल फर्टिलिटी के अंदर तो क्या था, सिर्फ न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की थी कैपेसिटी, लेकिन प्रोडक्टिविटी का मतलब वो कितना उत्पादन दे रही है, कितना यील्ड आपका दे रही है। बात समझे कि नहीं समझे। फॉर एग्जांपल खेत है आपका, ठीक है, खेत के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, आपने फसल को उगा दिया, लेकिन न्यूट्रिएंट्स आपके स्पेशल क्या करेंगे, जब तक आप उसके अंदर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करोगे। मान लो आपने सिंचाई सही समय पर नहीं दी, इसके अलावा आपने उसके अंदर बीमारियां लगे हुए हैं, इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज लगे हुए हैं, वीड उगे हुए हैं, उनका आपने प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया, तो आपको क्या है, फसल अच्छे से यहाँ पर नहीं मिल पाएगी। तो प्रोडक्टिविटी का सिंपल सा मतलब क्या होता है, सोयल प्रोडक्टिविटी इज द कैपेसिटी ऑफ द सोयल टू प्रोड्यूस क्रॉप्स अंडर अ डिफाइंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, या सोयल प्रोडक्टिविटी इज द कैपेसिटी ऑफ द सोयल टू प्रोड्यूस क्रॉप्स और यील्ड अंडर अ डिफाइंड सेट ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है। मृदा उत्पादकता वह क्षमता है जिसके द्वारा मिट्टी एक निश्चित प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत क्या है, फसल या उसका उपज उत्पन्न जो है करने की क्षमता जो उसकी होती है, ठीक है, उसी को हम क्या कह देते हैं, जनरली सोयल प्रोडक्टिविटी आपका कह दिया जाता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ जी, ऑल क्लियर भाई, सभी बच्चों को, सभी को चीजें समझ में आ चुकी हैं, बताओ।
ऑल क्लियर? तो सेशन लाइक कर दो यार एक बार सभी बच्चे, है ना, फटाफट सभी बच्चे जो है एक बार सेशन को लाइक कर देंगे सभी बच्चे, ठीक है। देन चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। अच्छा, अब चलिए जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो आपकी थी दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। ये अंतर या डिफरेंस जो है आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो चलिए दोनों के अंदर अंतर या डिफरेंस को ढूंढते हैं। हालांकि ऑलमोस्ट आपको चीजें पता चल चुकी होगी, बट फिर भी मैं एक प्रॉपर वे में प्रॉपर पॉइंट्स में आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ सोइल फर्टिलिटी की, तो सोइल फर्टिलिटी का मतलब जनरली क्या है, एबिलिटी ऑफ द सोइल, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर एबिलिटी कह लीजिए, हाँ, एबिलिटी ऑफ द सोइल, एबिलिटी ऑफ द सोइल, एबिलिटी ऑफ द सोइल टू सप्लाई इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, ठीक है, टू सप्लाई इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया EPS, यानी इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी मिट्टी की इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की कैपेसिटी वो क्या कहलाती है आपकी, या एबिलिटी वो क्या कहलाती है, सोइल फर्टिलिटी कहलाती है। देन प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो एबिलिटी कह लीजिए या कैपेसिटी कह लीजिए, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द सोयल, कैपेसिटी ऑफ द सोयल, कैपेसिटी ऑफ द सोयल टू प्रोड्यूस क्रॉप यील्ड, है ना, टू प्रोड्यूस क्रॉप यील्ड, वो जनरली क्या कहलाता है आपका, प्रोडक्टिविटी कहलाता है। वो क्या कहलाता है, प्रोडक्टिविटी कहलाता है। और अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर सोइल फर्टिलिटी की, तो ये जनरली किससे रिलेटेड है आपका, कि मिट्टी की न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की कैपेसिटी क्या है, यानी कि रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, लिख लीजिए इस तरीके से, अभी पता चल जाएगा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कहने का मतलब मिट्टी के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि पौधे को अवेलेबल है, ये आपका उस चीज से संबंधित होता है। लेकिन ये जो है आपका सोइल प्रोडक्टिविटी, तो ये जो है आपका फर्टिलिटी, यानी फर्टिलिटी, मिट्टी की फर्टिलिटी पर तो डिपेंड है ही है, प्लस जो है आपका मैनेजमेंट, प्लस जो है आपका मैनेजमेंट, यानी कि हम फसल का प्रबंधन कैसे कर रहे हैं उस चीज के ऊपर भी क्या है आपका डिपेंड होता है। तो ये आपका दूसरा अंतर हो गया, दूसरा डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पर तीसरे अंतर की बात करते हैं। देखो, जितनी भी आपकी प्रोडक्टिव सोइल होंगी, यानी ऐसी मिट्टियां जो अच्छा उत्पादन आपकी दे रही हैं, ऐसी मिट्टियां जो अच्छा उत्पादन दे रही हैं, उन्हें हम प्रोडक्टिव सोइल कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, प्रोडक्टिव सोइल कहा जाएगा। और आपका उसे सोइल प्रोडक्टिविटी कहा जाएगा, जो उसके उत्पादन करने की क्षमता है, और उन मिट्टियों को प्रोडक्टिव सोइल कहा जाएगा। तो जितनी भी प्रोडक्टिव सोइल होंगी वो सारी की सारी आपकी क्या है, फर्टाइल होंगी ही होंगी। लेकिन सारी की सारी फर्टाइल सोइल आपकी प्रोडक्टिव होंगी ये जरूरी नहीं है। मान लीजिए एक खेत है, उस खेत के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, फसल को न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो रहे हैं, इसका मतलब वो मिट्टी क्या आपकी फर्टाइल तो है, लेकिन वहाँ का क्लाइमेट जो है, या फिर कह लीजिए जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, वो क्या है, फसल के उत्पादन के लिए सही नहीं है, या सही प्रैक्टिसेस आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से मैनेजमेंट फसल का नहीं कर रहे हो, या फिर वहाँ का क्लाइमेट जो है उस फसल के लिए सूटेबल नहीं है, तो जनरली क्या है, वो मिट्टी आपका अच्छा उत्पादन नहीं देगी। तो ऐसा आप कह सकते हो कि सभी के सभी फर्टाइल सोइल प्रोडक्टिव नहीं होंगी, बट सभी के सभी प्रोडक्टिव सोइल फर्टाइल हमेशा आपकी होंगी। इस पॉइंट को आप लिखोगे कैसे, ऑल फर्टाइल सोइल, लिख लीजिए, ऑल फर्टाइल सोइल, ऑल फर्टाइल सोइल मे नॉट बी प्रोडक्टिव, यानी वो जनरली क्या है आपकी प्रोडक्टिव नहीं होंगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ठीक है। ऑल फर्टाइल सोइल मे नॉट बी प्रोडक्टिव, वो हमेशा आपकी प्रोडक्टिव नहीं हो सकती हैं, है ना। बट क्या है, ऑल प्रोडक्टिव सोइल, ऑल प्रोडक्टिव सोइल आर ऑलवेज फर्टाइल, बट जो प्रोडक्टिव सोइल होंगी वो हमेशा क्या है आपकी फर्टाइल होंगी, वो हमेशा क्या है आपकी फर्टाइल होंगी। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पर देखिए, फर्टिलिटी प्लस मैनेजमेंट प्लस आपका एक तीसरी और चीज जोड़ लीजिए, वो है आपका क्लाइमेट, यानी उस फसल के लिए वहाँ का क्लाइमेट सूटेबल है या नहीं है, वो चीज भी क्या है आपकी सोइल प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो चीज आ जाती है, जो
चौथा अंतर है वो क्या है, सोयल फर्टिलिटी। सोयल फर्टिलिटी जो है वो मेजर कैसे करते हैं, तो सोयल फर्टिलिटी कैन बी measured by can be measured by soil testing, can be measured by soil testing। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिट्टी की टेस्टिंग करवाएंगे, मिट्टी की जांच करवाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा मिट्टी के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधे को अवेलेबल है। बट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो है आपकी सोयल प्रोडक्टिविटी की, तो इसको हम टेस्टिंग से मेज़र नहीं करेंगे, इसको हम मेज़र करते हैं कि वो आपकी मिट्टी कितना उत्पादन दे रही है। यानी कि सोयल प्रोडक्टिविटी मेजर्ड बाय क्रॉप इल्ड। ठीक है, क्रॉप इल्ड आपको कितना मिल रहा है उससे हम क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल केजी पर हेक्टेयर हो गया है ना, केजी पर हेक्टेयर हो गया, या फिर आप मान लीजिए क्विंटल पर हेक्टेयर भी आप यहाँ पर बोल सकते हो, कोई भी यूनिट ले सकते हो। यानी आप इसे एक प्रॉपर यूनिट के अंदर मेजर कर सकते हो, इसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। तो ये आपका अंतर होता है सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी के अंदर। आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। अब आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, जो सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट मैं आपको सिलेबस करवा रहा हूँ ये आपका पेड बैच के अंदर कंप्लीट हो चुका है और बाकी के सब्जेक्ट भी आपके स्टार्ट हो चुकी है। नो डाउट यूट्यूब पर आपको क्लासेस मिलेंगी, बट बेटा यूट्यूब पर आपको मंडे ट्यूसडे ही क्लास मिल पाएगी, यानी कि आपका सिलेबस जो है लेट जो है यहाँ पर कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, मैं जस्ट आपको ऑप्शन बता रहा हूँ क्या है। ये आपका बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का बैच है, जहां पर आपको कंप्लीट सब्जेक्ट्स आपके मिलते हैं सेकंड सेमेस्टर के, और बायलिंगुअल फॉर्म में आपको क्लासेस मिलती हैं, प्लस आपको नोट्स भी यहां पर जो है बायलिंगुअल फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं, A4 साइज वाले प्लस क्लास नोट्स। इसके साथ ही साथ पेपर सॉल्यूशन यानी पेपर के जो है सॉल्यूशन भी आपको यहां पर करवाए जाएंगे। देन इस बैच के अंदर आपको प्रॉपर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। जो क्लासेस हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, और जो आपकी चल रही है वो आपको लाइव फॉर्म में मिलेंगी। देन क्लास हैंडआउट्स यानी नोट्स आपको दिए जाएंगे, और इसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप आपका स्पेशल बनाया जाएगा, जहां पर जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होगी वो सॉल्व किए जाएंगे। देन प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सॉल्यूशन के साथ यहां पर जो है उन्हें सॉल्व करवाया जाएगा। देन 6 मंथ की वैलिडिटी आपकी इस बैच की है। इस बैच के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिल रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। नोट्स भी आपको मैं दिखा दूंगा किस तरीके के नोट्स यहां पर मिलते हैं। एनरोल कैसे करना है, सिंपली आपको अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, उसमें गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है। इस तरीके से ऐप खुलकर आ जाएगी। देन आपको यहां पर जो है ऐप के बॉटम में स्टोर का ऑप्शन नजर आएगा, इस पे क्लिक करना और यहां पर सर्च करना। आपको ऊपर सर्च बार के अंदर बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर बैच, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे यहां पर सेकंड सेमेस्टर का बैच जो है ऐप के अंदर नजर आ जाएगा, और वहां पर उसके अंदर बाय नाउ पर क्लिक करके Y1021 कूपन कोड लगाकर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस आपको कॉइंस यूज कर लेने हैं। या फिर देखिए दूसरा तरीका क्या है, आपको सिंपली क्या करना है, क्रोम पर जाना है, अड्डा 24/7 सर्च करना है। पहली वेबसाइट पर जाने के बाद ऑल कोर्सेज में आप जाएंगे तो गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में एग्रीकल्चर में जाना। ये देखिए बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर आपको नजर आएगा, इस पे आप क्लिक करोगे, ये रहा बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का बैच। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से। ये 3 फैकल्टीज आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट कवर करवाएंगी, बाकी के और फैकल्टीज भी आपको यहाँ पर पढ़ाएंगी, डोंट वरी। देन इसके साथ ही साथ आपके सब्जेक्ट कौन कौन से आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये देखिए 14 सब्जेक्ट है, इन 14 सब्जेक्ट को आप अपने सेकंड सेमेस्टर के बैच से मैच कर लेना। सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट से इन 14 सब्जेक्ट में से आपके 5 से 6 सब्जेक्ट आपके मैच कर जाएंगे। जो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वगैरह जो सब्जेक्ट है वो हम नहीं करवा रहे हैं, वो आपके मैच यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बाकी के जो मेन कोर सब्जेक्ट हैं वो आपके मैच कर जाएंगे। अगर आपके 4 से 5 या 5 से 6 सब्जेक्ट मैच करते हैं, यानी कि ये बैच आपके लिए यूजफुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। देन इसके साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ आपको डिस्काउंट कैसे मिलेगा, फिर मैं आपको नोट्स दिखा दूंगा किस तरीके के नोट्स हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको सिंपली जाना है यहाँ पर Y1021 देखिए कूपन कोड डाल देना है। बाय नाउ पे गए और यहाँ पर क्या है, आपको मोर ऑफर पर गए और आपको Y1021 जैसी आप कूपन कोड डालेंगे, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कॉइन्स यूज कर लेना ऐप से, आपको यहाँ पर 2849 रुपये में ये कंप्लीट बैच पड़ जाएगा, जहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। आधे सब्जेक्ट हमारे कवर हो चुके हैं, सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट हो गया, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग हो गया, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स हो गया। ठीक है, देन आपके बाकी के सब्जेक्ट चल रहे हैं अभी और बाकी के आपके कवर हो चुके हैं। चलो अब यहाँ
यहाँ पर देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है एग्रीकल्चर बाय अमन सर। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर जो है पूछ सकते हो अपनी। अब मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ किस तरीके के नोट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो एक बार जो है मैं यहाँ पर फाइल खोल के आपको शो कर देता हूँ कि किस तरीके के आपको, जैसे अभी मैंने ये जो टॉपिक आपको पढ़ाया है इसी टॉपिक के देखिए आपको वहां पर A4 साइज नोट्स इस तरीके से दिए जाएंगे। सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ये टॉपिक है आपका, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये आपकी सोइल फर्टिलिटी को डिफाइन किया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके ये नोट्स दिए गए हैं। देन उसके बाद आपका अभी तक सोइल फर्टिलिटी की अलग अलग तरीके से डेफिनेशन आपकी यहाँ पर चल रही है, प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट्स मिलेंगे। फिर सोइल प्रोडक्टिविटी आपका यहाँ पर आ चुका है। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका आ चुका है सोइल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, जो मैंने आप लोगों को लिखवाया है इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर टाइप्स ऑफ सोइल फर्टिलिटी जो है, दोनों टाइप्स आपके यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं। देन आपका कंपोनेंट्स ऑफ सोइल फर्टिलिटी क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया नहीं है, बट आपको यहाँ पर जो है मिलेगा आपको पेड क्लास के अंदर। इसके साथ ही साथ आपके मैं बात करता हूँ, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोइल फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपका सब कुछ मिला हुआ है। देन इसी तरीके से एंड में जब जाओगे इसके अंदर आपका ये भी दिया हुआ है कि आप सोइल को किस तरीके से फर्टाइल बना सकते हो, यानी इंडिकेटर ऑफ सोइल फर्टिलिटी क्या है। यानी कि इसमें बहुत एड ऑन आपके चीजें होती है जो आपको वाईटी पर नहीं मिल पाती हैं बट पेड के अंदर मिल जाती है। फिर हाउ टू इंप्रूव सोइल फर्टिलिटी, यानी सोइल फर्टिलिटी को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, वो चीज भी आपको यहाँ पर पेड बैच के अंदर मिल जाती है। प्लस आपको यहाँ पर नोट्स भी उस चीज के मिल जाते हैं। तो ये कंप्लीट चीजें आपको नोट्स जो है लाइक इस तरीके से आपको कंप्लीट जो है ऐप के अंदर कह रहा हूँ, यानी कि हाँ बैच के अंदर जो है आपको मिल जाएंगे। जहाँ पर डायग्राम वगैरह की जरूरत है वहाँ देखिए आपके डायग्राम पिक्चर्स वगैरह भी रखे जाते हैं, जिससे आप लोगों को आसानी हो, चीज़ों को पढ़ने में भी क्या है आप लोगों को मजा आए, ठीक है। तो इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, और हाँ जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी, समझ में आई चीज़ें कि नहीं आई, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का इंतजार करना। ऑल द बेस्ट। और जो बच्चे बैच के अंदर एनरोल करना चाहते हैं वो कर लेंगे, अभी ज़्यादा लेट नहीं हुए, डिले नहीं हुए हैं। सच में आपकी प्रिपरेशन वहाँ बहुत बेटर तरीके से होगी। यूट्यूब पर हम इतने अवेलेबल नहीं रह पाते हैं, ये सच बात है। और बाकी आप समझदार हो, आप जानते हो अच्छे से, ठीक है। Y1021 कूपन कोड जरूर लगा लेना, Y1021, ठीक है। इससे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस आपको कॉइन्स यूज कर लेने, जब आप ऐप से परचेज करोगे तो कॉइन्स मिलते हैं आपको। ओवरऑल 81% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी आपकी सेल लाइव है और आज आज जो है आपकी लास्ट तारीख है, ठीक है। आज जाके आप ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।